हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम राजा पंडित है और मैं आप लोगों को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन में हम लोग आज क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं वो सब आज हम लोग यहाँ पर स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज के सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, जो वास्तविक संख्या, ये कम से कम आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, ठीक है, ये जो मैं वास्तविक संख्या बताने वाला हूँ ये आपका NCERT का रहेगा, ठीक है, NCERT का रहेगा यहाँ पर। और स्टूडेंट, ये जो बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो या अदर बोर्ड, तो ये स्टूडेंट जितने ये जो जितने हैं ये सब बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका बेस अगर यहाँ से मजबूत करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होते हैं वो अगर मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा। तो अभी देखो स्टूडेंट, अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं। और ये कम से कम आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तो ज़रूर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और इसके नेक्स्ट सेशन में आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट क्या है, क्या दिए हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। और जिस स्टूडेंट को जो वास्तविक संख्या नहीं आते होंगे, मैं आज उसको एकदम मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए। यहाँ से मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। और हम एक सेशन बहुत अच्छे से लेकर आने वाला हूं और फिर मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। अभी देखिए, अगर आपको रियल नंबर सीखना है तो पहले अगर हम रियल नंबर, ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं उसको अगर स्टडी करने से पहले अगर हम अपना बेस अगर यहाँ से ठीक कर ले तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मीन्स रियल नंबर को सीखने के लिए आपको ये देखिए, जैसे ये रियल नंबर हो गया तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर सीखना पड़ता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर को अगर हम डिनोटेट करते हैं तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू 7। तो ये स्टूडेंट नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद होल नंबर, थोड़ा सा मैं आपको अध्ययन कर देता हूँ। होल नंबर्स, इसको हम लोग नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग W से डिनोटेट करते हैं, W इज इक्वल टू, और इसमें 0 और नेचुरल नंबर ये, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका और कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, इसको हम लोग I से डिनोटेट करते हैं। तो I इज इक्वल टू, बोलिए, निगेटिव यानी -2 -1 0 1 2 डैश, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये सब नंबर हम लोग यहाँ पर
स्टडी कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ये एलिमेंट होते हैं, फिर उसके बाद होल नंबर, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटीजर। अभी ये स्टूडेंट ये सब नंबर हो गए। अभी एक और नंबर आते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, जो हम अगर रियल नंबर का अगर हम टाइप बोले तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर के दो टाइप होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एक होते हैं आपका रेशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। अभी देखो स्टूडेंट, अगर आपको इसको अगर एग्जाम्पल या इसके डिफिनेशन समझना है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अभी हम यहाँ से आपको मैं बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। अगर देखो, अगर ये जो रेशनल नंबर है, अगर इसका अगर हम टाइप बोल दें तो देखिए, इसका टाइप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर से आप इसको होल नंबर भी टाइप बोल सकते हैं और इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर है, इसको अगर हमने राइट करना है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोटेट करते हैं। किसके फॉर्म में? इसको हम लोग P और Q के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग किसके फॉर्म में करते हैं? P और Q के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसका मतलब डिफरेंशन होता है कि जो P और Q बिलोंग्स टू I मीन्स इंटीजर, ठीक है, और बट Q नॉट इजिकल टू 0। स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो P और Q होंगे वो इंटीजर होंगे, ठीक है। इंटीजर में आपका निगेटिव टर्म भी आता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक और 0, ये सब आते हैं। बट उसमें Q नॉट इजिकल टू 0, Q कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल से बताएंगे तो 4/3, ये 0, 1/2, -1/2, -2, ठीक है, 1, 4, 6/3। तो ये सब क्या नंबर हैं? ये सब नंबर आपका रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी जैसे कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, बट अगर हमने इसका अगर वैल्यू लिखे कि 3.17, तो दिस इज़ द परिमेय संख्या, दिस इज़ द अपरिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 1/4 को हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो ये एक आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। अभी इसके हटकर ये जो नंबर हैं, ये जो P यानी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर किसके फॉर्म में लिखा जाता है? तो इसको रूट, इस जो नंबर आप में रूट में दिखे वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर आपका बोलिए इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अभी अगर हमने यहाँ पर बोले कि √4, तो √4 का तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 होता है। तो ये जो 2 होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाएं। अभी हम लोग चलते हैं अपने
सिलेबस पर, वो जो मैंने आपको अभी बताए थे ना ये, ठीक है, यहाँ पर। अभी देखिए, अभी इसके बाद 1 मिनट एक और मुझे बताना था। ओके, जैसे अभी देखिए मैं थोड़ा सा फिगर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मिनट रुकिए, ठीक है। हाँ, ये आपका होल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को क्यू से भी लिखते हैं, याद रखना, इसको हम लोग क्यू से भी लिखते हैं। और इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, क्यू डैश, यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्यू से बोलेंगे। अभी देखिए, जो लास्ट का जो नंबर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर जो फिगर समझ लेगा उसका पूरे नंबर अध्ययन, मतलब पूरे नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक और हम आपको इधर रफ में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा वीडियो ये लंबा होने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका जो भी मतलब 10 क्लास के पीछे के जो भी क्लास में रेशनल नंबर, इंटीजर जो भी थे, वो आज आपका यहाँ पर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आप प्लीज़ आप एक बार बहुत अच्छे से देखिए, इसको समझिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अभी देखिए, जैसे हम थोड़ा सा इधर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर से पहले एक डिजिट होता है, ठीक है। डिजिट मीन्स क्या होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है, अंक। अभी देखो स्टूडेंट, जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो 55, मतलब राउंड फिगर में तो ये नंबर होते हैं। बट मैथ में कितने होते हैं, तो मैथ में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी टोटल अगर हमने बोले यहाँ पर तो टोटल आपका 10 होगा। तो ये आपका डिजिट हुआ। अगर हमको कोई नंबर लिखना है, मतलब कोई लिखना है, तो जैसे मैंने 44 लिखा, तो जो 44, तो जो ये 4 है वो आपका क्या है, जो आपका 4 है ये आपका डिजिट है, ठीक है। और ये भी जो 4 है वो भी आपका क्या है, डिजिट है। बट अगर हमने 44 बोले तो ये जो होगा ये आपका टोटल नंबर होगा। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो ये 44 होगा वो आपका नंबर होगा, और जो ये 4 होगा वो डिजिट होगा, ये भी 4 जो होगा वो आपका डिजिट होगा। जैसे अगर हमने इंग्लिश में लिखेंगे कि जैसे मेरा नाम राजा है, तो मैंने राजा यहाँ पर लिखे, तो जो आर होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका लेटर होगा, ठीक है, लेटर होगा। और ए भी लेटर होगा, ये भी लेटर होगा। बट अगर हमको राजा बोलना है तो राजा आपका क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्ड होगा। तो स्टूडेंट ऐसे समझेंगे तो आपको पूरे डीपली समझ में आएगा। तो वही यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि नंबर तो जब नंबर हो गए तो उनके भी टाइप होंगे। तो जैसे नेचुरल नंबर 0 2, और देखो नेचुरल नंबर अगर कोई बोले कि स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, तो 1, लेकिन बट कोई बोले कि इन नंबर क्या होता है, तो डैट बोलने का इनफाइनाइट, यानी इसके आगे नंबर नहीं होते हैं। और ये जितने दिए हैं सबका वही होते हैं, ठीक है। जैसे होल नंबर हो गया, यानी उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। जो पूर्ण संख्या हो गया, तो जो पूर्ण संख्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश भी करते चलिए, ठीक है। 10वीं तक आपका हिंदी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब आगे के सिलेबस जब आप सीखेंगे ना, आपका 11 12 हो गया चाहे आफ्टर, तो उसमें आपको 100% इंग्लिश ही दिए रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा अगर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखते जाएंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, तो स्टूडेंट अभी
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो होल नंबर है, तो होल नंबर में आपका क्या है, जीरो है और इंटीजर है। मीन सबसे छोटा स्मॉलर ये होगा और सबसे बिगर ये होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आज हमने आपको पूरा इसका मैंने बताया आपको कि हम इसको कैसे कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सिलेबस के तरफ चलते हैं, अपना वास्तविक संख्या। और सबसे अगर बिगर कोई नंबर है तो वो है रियल नंबर, और सबसे छोटा है तो वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी हम यहाँ से आपको एक मिनट, ओके ठीक है, ओके। अभी चलिए अभी हम लोग सिलेबस पर चलते हैं। अभी देखिए, अभी जो हमने आपको बताया वो सब आपको बताया। देखिए यहाँ पर दिया है, कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज, प्रभाव की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्या के बारे में अपनी चर्चा रखेंगे। यदि चर्चा में अनुच्छेद 1.2 और 1.3 में धनात्मक पूर्णांक दो महत्वपूर्ण गुणों से प्रभाव करेंगे। हाँ, अभी देखिए, जो ये वास्तविक संख्या है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलन विधि बोलते हैं स्टूडेंट। बस ये जो चैप्टर है इसमें यही चैप्टर है कि आपको जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो थ्योरम रहेंगे, तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस पर आपको 2-4 क्वेश्चन तो 100% आपको पूछे जाते हैं। अभी जो कलन विधि है उसी को हम लोग मतलब एक और नाम से जानते हैं। अभी देखिए, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और अंकगणित के आधारभूत परिमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो ये चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है यही है कि हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक थ्योरम होते हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी स्टूडेंट अभी हम थोड़ा सा इसमें लेकर चलते हैं, जिसको हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम थ्योरम होते हैं ना, वही आपका एचसीएफ निकालना रहता है ज़्यादातर कर। तो जैसे कि नाम से विदित होते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम थ्योरम, ठीक है। जैसे अभी देखिए, एल्गोरिदम थ्योरम के अनुसार आपको धनात्मक ए पूर्णांक दिए रहेंगे, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, फिर धनात्मक पूर्णांक बी भी दिए रहेंगे, मतलब सेम हेयर, ठीक है। अभी ओके, आपसे अधिकार लोगों को शायद संबंधी विभिन्न हो जाएंगे लॉन्ग। अभी देखिए स्टूडेंट, ओके, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, मैं आपको यहीं पर बताने की कोशिश करूँगा। 2 नंबर, एक है आपका कॉम्पोजिट नंबर, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, और एक है अभाज्य संख्या। ये दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ये देखिए, इसका क्या होता है, इसका कम से कम 2 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। और जो ये होते हैं इसका होता है कि कम से कम 2 फैक्टर हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मैंने आपको ओके, अभी देखिए, अगर हम आपको बताने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो होते हैं प्राइम नंबर, ये नंबर ओनली 1 से डिवाइड होता है और इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5, 7, 11 ऐसे नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
वही जो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं कि दो फैक्टर होना चाहिए। तो 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, यानी 2 ही होगा, इसका भी 2 ही होगा। बट वही तो देखिए स्टूडेंट, तो जो आपके होंगे कंपोजिट नंबर, हम उसको यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो कंपोजिट का मैंने बताया था आपको कि 1 2 3 से भी नहीं होगा, बट वही अगर हमने 4 रखे, तो जो 4 रखेंगे तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और खुद होगा 4। तो ये कंपोजिट नंबर 4, और उसके बाद 6, ठीक है, 8 9 10, तो ये सब आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग, अगर इसको भी हम लोग बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नेचुरल नंबर यानी अभाज्य संख्या, और ये जो भाज्य संख्या होता है वो स्टार्टिंग कौन सा नंबर होते हैं, 4। तो स्टूडेंट ये सभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी आपको बताने की कोशिश किया और वहाँ पर भी आपको मैंने वहाँ पर समझा दिया। अभी स्टूडेंट, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए ये अभी मैंने जो बताया यहाँ पर भी दिया है, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय संख्या यानी अर्थमेटिक। अब देखिए स्टूडेंट, अगर भाज्य संख्या, ये देखिए ये सब ये जो नंबर हैं, ये सब नंबर कौन सा नंबर है, बोलिए। तो ये आपका 7 11 और ये 23, ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये नंबर, तो वही दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक सूची से बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अगर 2⁻3 ये सब, तो ये सब नंबर, ये जो नंबर है इसको अगर आपको अभाज्य संख्या में गुणनखंड करना है तो आप लोग ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम और भी आगे चलते हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक रूल दिया है जिसको हम लोग फैक्टर ट्राई कहते हैं, यानी फैक्टर ट्री मीन्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है वृक्ष यानी पौधा, ठीक है। तो अभी फैक्टर, तो देखो ये आपको एकदम दिख रहे हैं कि ये आपका कैसा है, एकदम वैसी है, वृक्ष जैसे ही है। तो स्टूडेंट आप लोग ऐसे भी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ से, आपको ये तो थोड़ा सा लॉन्ग दिया है, अगर हमको 40 का बनाना है, ठीक है, तो देखो 40 को कैसे बनाएंगे। तो देखो ये 40 हो गया। अब ये जो नंबर होंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर हमने ये 2 लेंगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो अभाज्य संख्या है उससे स्टार्ट करना। तो उससे स्टार्ट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो क्या आएगा, तो ये 20 आएगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद अगर 20 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। फिर 10 को डिवाइड करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, बोलिए। फिर उसके बाद 2 आएगा और 5 आएगा। तो देखो तो स्टूडेंट कि अगर हमने जो यहाँ पर 20 लिए थे, तो देखिए ये भी तो ब्रिक जैसे दिख रहा है ना। तो स्टूडेंट ऐसे अगर सॉल्व करना है तो आप कोई भी एग्जांपल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो फैक्टर होना चाहिए, ये जो फैक्टर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका प्राइम यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या में करेंगे तो ये आपका इजी हो जाएगा। देखिए ये टोटल यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आप उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अभी हम और भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए एक आपका थ्योरम दिया है, वो थ्योरम का नाम है अंकगणित आधारभूत यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ओके। ओके,
और उसके बाद एक परिमेय भी दिया है आपका 1.1 अंकगणित के आधारभूत परिमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने के क्रम में बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, आपने 9th में ये सब देखे हैं। साध्य असाध्य मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट अभी हम आपको और भी आगे लेकर चलते हैं और मैं आपको यूनिक अवयव से आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये देखिए एक उदाहरण है एलसीएम। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल नंबर जो सेकेंड है जो आपको एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं मैं आपको उसको बताने का कोशिश करूँगा। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, ठीक है, कौन सा एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 6 और 20। तो स्टूडेंट अगर मेरा स्टेप देखेंगे तो ये 6 है और ये 20 है, दोनों का निकालना है। ठीक है, तो अगर आपने इसको एलसीएम निकाल रहे हैं तो 6 को क्या करना है कि पहले इसको अभाज्य संख्या में इसको अभाज्य गुणनखंड में कर दो। ठीक है, अगर 20 का करेंगे तो क्या आएगा 2 × 5। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगर इसमें ये दोनों सेम हैं तो इसका जो एचसीएफ होगा, जो इसका एचसीएफ होगा वो 2 होगा और जो एलसीएम होगा आपको भी मालूम है कि एचसीएफ से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो नंबर बचे रहेंगे उससे, यानी 2 × 3 × 2 × 5। अगर हम इसको करेंगे तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 यानी इसका आंसर हो जाएगा 60। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी वैसे किया है, ये देखो। ठीक है, ये देखिए 2 आया है आंसर, इसका भी 620 का 60 आया है। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनखंड होता है। आपको मैं एक बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जो एलसीएम होते हैं वो जो उसके पावर होते हैं वो जो सबसे ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा कि 2⁴ और यहाँ पर लिखा 2⁻², तो जो ये नंबर होगा ना वो नंबर इसी को सिलेक्ट करता है क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है एलसीएम में। ठीक है, बट वही नंबर अगर एचसीएफ है तो जो कम होगा, जो मिनिमम होगा उसको लेगा, मतलब इसको 4 लेगा और इसको 2 लेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर समझेंगे तो वही यहाँ पर लिखा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और जो संख्याओं को संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणन सबसे बड़ी घात, देखो ये आपका सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। और आपको भी मालूम है एक फॉर्मूले होते हैं कि अगर दो नंबर दिए हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीप्लाई डेट इज सेम होते हैं। मतलब कैसे, जैसे अभी देखिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिया a × b, तो जो आपका एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल होते हैं। अभी समझो कि आपको एलसीएम निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोनों नंबर का, जैसे a × b अपॉन एचसीएफ। जैसे अभी समझो कि 60 और इसका निकालना था ना 20 का, तो अभी रख दो तो 60 और ये 20। अब समझो कि इसका क्या आया है 2 आया है, एचसीएफ 2 आया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बोलो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो स्टूडेंट जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ में आएंगे। अभी देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 44 है। तो अगर हमको समझेंगे तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त होता है ये सब नंबर। ठीक है, 2⁵53 और ये। ठीक है, एलसी अब अभी हमने जो यहाँ पर लिए इसमें अगर डायरेक्टली हम पुट करेंगे तो यहाँ से ये आपका नंबर निकल जाएंगे।
तो स्टूडेंट ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। संख्या भी है यहाँ पर। अभी देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट आया आपका एक्सरसाइज यानी 1.1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हम आप लोग को एक नंबर लेता हूँ और आपको अभाज्य गुणनखंड बताता हूँ, ठीक है। सब तो नहीं ले सकते हैं। ये देखिए 7429 लेता हूँ मैं, ठीक है। याद रखिए 7429। तो एक मिनट, हाँ 7429 ये नंबर दिए हैं। इसका आपका अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे देखिए ये 9 है। तो अगर डिविजिबिलिटी जो रूल होते हैं यानी जो मतलब डिवाइड होते हैं उसके रूल भी होते हैं। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके जो लास्ट डिजिट होंगे, जो लास्ट अंक होंगे, वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 9 है तो 3 9 से जाएगा, बट उसका रूल क्या है 3 का, कि जितने नंबर दिए रहेंगे सबको ऐड कर और 3 से डिवाइड करने पर यानी 3 से भाग देने पर नंबर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर टोटल 3 से डिवाइड होगा। तो 9 और 2 11, ठीक है। 9 और 2 11, ठीक है। 11 और 4 कितना होगा? 11 और 4 15, और 15 और 7 कितना होगा बोलो? 22। तो ये नंबर भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। अभी 7 का 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक करो एक बार, 11 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर? मतलब डिवाइड करते हैं तो 11 से अगर हमने करेंगे, देखो तो ऐसे डिवाइड कर लेने का 729 11 से, तो बोलो 11 से डिवाइड हो रहा है, चेक करो। 11 6 जा 66, अभी 8 2, अभी 77, नहीं होगा ना, नहीं 11 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 से एक बार चेक करो, एक बार 7 से चेक करो, सेवन 9 से चेक करेंगे। अगर 7 से चेक करें तो 7 जाएगा, 049 नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। 9 से यानी 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा। अगर 13 से करेंगे तो 3 6 5 यानी 9 2 91, नहीं ये भी नहीं जा रहा है। 91 होता है, ये भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सा नंबर डिवाइड होगा ये चेक करना है। मैंने राइट लिखा था ना, एक मिनट, 7429 7429 सही है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, सही है। किधर की, हाँ 7429 है ना। एक मिनट स्टूडेंट, 7429 ओके सही है। तो अभी देखो स्टूडेंट, अभी ये किस से डिवाइड होगा? अगर आपने इसको 9 से करने पर, ये 13 से भी करने पर नहीं आया, 15 से तो आएगा ही नहीं वो। 17 से एक बार चेक करो, तो 17 से चेक करेंगे तो 17 चौका 68, यानी आपका 8 आया और 2 आया, फिर से 17 चौका 68, ओके 17 चौका 68। अब 68 आया, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? 149 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं जाएगा, उससे भी नंबर से आपका ये डिवाइड नहीं होगा। तो फिर स्टूडेंट इसको किससे करें कि जो आपका डिवाइड यहाँ से हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अगर हमने डिवाइड यहाँ पर किससे करें, डिवाइड तो होगा 100% होगा, बट ये किससे डिवाइड होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट एक मिनट, ओके 19 से चेक करो, तो 19 3 जा 57, ठीक है। ये 57 हो जाएगा, 57 और 3 4 7 यानी 17 यानी 2,
ओके ओके, यस 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 19 से जाएगा ये नंबर। तो 19 से करेंगे तो 19, यहाँ पर देखो 19 से तो 19 3 जा, 19 3 जा, ये 19 3 जा 57, यानी अगर डिवाइड करके मैं आपको और भी अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए डिवाइड अगर हमने आपको यहाँ पर, ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो 7 4 2 9, 19 से तो 19 3 जा 57, ये 17 हो जाएगा और ये 2। अभी 9 से अगर करेंगे तो 1 7 1 यानी 1 यानी 9 यानी 3 9 1 3 यानी 3 9 1, और ये देखो ये आपका क्या है, प्राइम है नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभी ये नंबर किससे जाएगा, ये 1 है तो 9 और 1 10, तो ये नंबर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर 19 से लेंगे, 19 से ही जाएगा ये भी, ये आपका 19 हो जाएगा तो 19 2 जा 38, ठीक है, तो 2 और फिर से 1 19। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा और ये 7, यानी आपका 19 सॉरी एक मिनट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 3 × 7 × 19 को 2 टाइम, यानी 7 4 2 9 का ये आपका क्या है बताओ, ये आपका फैक्टराइजेशन है यानी अभाज्य संख्या का। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखो स्टूडेंट ये आपका यहाँ से क्वेश्चन ये आपका बन गया। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। अभी देखिए HCF और LCM बताना है, तो आपको भी मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, तो HCF × LCM। अभी देखिए अभी आपको निकालना है, दो संख्या दिया है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको फर्स्ट वाला बता देता हूँ। तो ये 26 और मल्टीप्लाई 19 1, ठीक है, और HCF और LCM आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का है क्या, मतलब जांच करना है इक्वल में लेकर। तो 26 और 19 1, तो सबसे पहले अब समझो कि आपको HCF और LCM निकालना है तो एक आपको होना चाहिए। तो अगर हमने इसको 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 × 2 और 19 1 को डिवाइड करेंगे तो 13 × बोलो 13 7 जा, ओके। तो इसमें HCF जो होंगे वो 13 होंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका LCM क्या आएगा बोलो, तो 13 2 जा यानी 2 9 8 यानी 182 इसका आंसर होगा फर्स्ट का, ठीक है। तो ऐसे और भी दो निकाल सकते हैं और जांच कीजिए कि ये क्या राइट है या सही है, तो सही है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको LCM ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको फिर से उधर बताने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर आपका क्या है कि 12 15 और 21, ठीक है, और इसका आपको बताना है। तो स्टूडेंट ये देखिए है अपने पास स्पेस है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 12 15 21 ये आपको निकालना है HCF, ठीक है। तो यहाँ से अगर 12 का मल्टीप्लाई तो 2 × 2 × 3, ठीक है। अगर 15 का मल्टीप्लाई देखेंगे तो 3 × 5, 21 का देखेंगे तो 3 × 7। तो स्टूडेंट अभी अगर हमने यहाँ से देखेंगे तो क्या है कि जो ये 3 है वो सब में मिल रहा है, यानी सब में आ रहे हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब LCM चाहिए आपको, तो LCM के लिए आपको 3 मल्टीप्लाई यानी HCF 3 और क्या क्या बचेंगे, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 × 7, ठीक है।
अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो ये तो 4 होगा, तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा बोलो 12 5 जा 60 और 60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 420 यानी 420, यानी इसका आंसर हो जाए, यानी HCF ये आया और LCM आपका ये आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम यहाँ से ये देखिए HCF दिया हुआ है, LCF इतना है, तो ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए बताइए, मतलब HCF दिया है तो LCM क्या आएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। अभी जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n है, n के लिए संख्या 0 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये भी आपको बताना है। ये भी इजी है, आप बता सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई इतना है और ये इतना है, तो भाज्य संख्या है, क्यों है, तो आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ये भी किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान है और एक ही समय पर चलना प्रभाव किए दिशा चलते किस समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी HCF और LCF आपको यहाँ से इसका बताना है। तो स्टूडेंट ये सब आपका होमवर्क रहेंगे। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आए होंगे वो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बोलिए, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपके, अभी मैंने बोला था ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके ऊपर वाले जो दिए थे वो भी इधर देखिए, ये भी इसमें से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी अपरिमेय संख्या का पूर्ण वर्गमूल, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या, तो √p एक अपरिमेय संख्या है, आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं। अभी देखिए ये सब दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या का यहाँ पर एक अपरिमेय भी दिया है, p² से डिवाइड होगा, ये कभी पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी ये कैसे सॉल्व होगा, तो स्टूडेंट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और जो √2 है ये नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको सीखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पर आपको एग्जाम्पल भी है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% है कि आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं पूछे जाएंगे। तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, सिर्फ उसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस दिन आए और बहुत अच्छे से बताएं और यहाँ पर आपको मैं बताकर वो ये चैप्टर को कंप्लीट कर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे होंगे वो मैं आपको लेकर आऊँगा और बताने का कोशिश करूँगा। अभी स्टूडेंट HCF यानी 2 नंबर का तो देख लिए कि अगर आपके पास 2 नंबर दिए रहेंगे तो आप उसको मतलब HCF और LCM ऐसे कर निकाल लेते हैं। बस यहाँ पर नंबर HCF यानी PQR दिया है और यहाँ पर PQR दिए हैं, नॉट P × Q × R। राइट बोल रहा है कि नॉट ये इक्वल नहीं होते हैं, तो PQR जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, उदाहरण 8 देखिए, जबकि निम्न तीनों में दिए हैं। अभी देखो अगर LCM इसका निकालना है तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पर दिए हैं कि PQR और HCF PQR ये, तो ये भी फार्मूला मैं आपको ना उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट अगर हमने आपको जितने एक्सप्लेनेशन किए, जितने बताए, आप प्लीज़ कीजिए कमेंट और मुझे बताइए कि हाँ सर आपने बहुत अच्छे सिखा रहे हैं। जहाँ पर अगर डाउट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं सर से ये पूछना चाहिए, तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, तो उससे आपको यहाँ पर क्या होंगे समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको आज जो हमने लेक्चर लिए वो आपका मतलब एक्सरसाइज 2
1.1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग कौन सा बताएंगे 1.2, और ये जाकर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद MCQ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कुछ भी डाउट होंगे तो आप हमसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो स्टूडेंट बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।